गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि पीछे कुछ असर्शन रीजन के कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। पहले सीबीएसई बोर्ड में आते थे, लेकिन आजकल हरियाणा बोर्ड में भी आने लग गए, और जो बाकी कंपटीशन में होता है उसमें भी आते हैं काफ़ी बार। इस असर्शन का मतलब ये एक स्टेटमेंट दी गई है। दूसरा, ये पीछे जो हमें नीचे इसका रीजन लिख रखा है ए और आर, तो ये इसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा। हमारे पास में चार ऑप्शन है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा, बोथ ए एंड आर यानी कि असर्शन और रीजन दोनों के क्या है, ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तीसरा रीजन है कि जो ए है वो ट्रू है, यानी कि स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, लेकिन जो रीजन है वो क्या होगा, हमारा फॉल्स होगा। अगला है अभी कि ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो देखते हैं, आइडेंटिफाई करेंगे। ये कुछ दो इक्वेशन है हमारे पास में, तो उसके ऊपर देखो, ए 60 वोल्ट बल्ब, ए 60 220 वोल्ट बल्ब ग्लो मोर देन 100 वोल्ट वाट 220 वोल्ट बल्ब when they are connected in series across a source of potential difference। यानी कि हम एक तो 60 वोल्ट के बल्ब को यूज कर रहे हैं और एक 100 वोल्ट के बल्ब को यूज कर रहे हैं 220 वोल्ट के साथ में। तब ऐसे बोला है कि सीरीज में कनेक्ट किए और सेम पोटेंशियल डिफरेंस, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस के साथ में, तब कौन सा है वो ज्यादा ग्लो करेगा। ऑब्वियस सी बात है कि ये जो 60 वोल्ट वाला ज्यादा ग्लो करेगा। फिर उसका रीजन दिया है उसने, when they are connected in series resistance of 100 watt will be more। लेकिन जो ये जो रीजन है ये क्या हो जाएगा, उसका गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ से अगर इसका रेजिस्टेंस निकालने लग गए तो रेजिस्टेंस किससे निकालेंगे, इससे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। आर इज इक्वल टू क्या हो गया, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी। अगर मैं 220 डिवाइडेड मल्टीप्लाई में 220 और अपॉन में क्या 100 वाट करूंगा, तो इसका जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 484 ओम आ रहा है। जबकि अगर मैं 60 वोल्ट वाले बल्ब का रेजिस्टेंस निकालने लग गया तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो इसी फॉर्मूले से 484 डिवाइडेड बाई 6 ओम आएगा, जो कि क्या हो जाएगा, इससे ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब कि जो हमारा ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सी ठीक हो जाएगा। किसके लिए, क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हेन ए कंडक्टर इज नेगेटिवली चार्ज्ड इट्स मास इंक्रीजेज। बिल्कुल ठीक बात है ये। जैसे कि हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलेंगे, हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहां से छोड़ करके जा रहा है तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, दूसरा कहीं पर भी जाएगा। जैसे इस एटम के पास में गया और इस एटम के पास में नेगेटिव चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन का मास इस एटम के ऊपर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ये बात बिल्कुल ठीक है। अगली, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ए बॉडी मींस इट इज ए नेगेटिवली चार्ज्ड। ये भी बिल्कुल ठीक है कि जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, यानी कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बट ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन तो नहीं कर रही कि इसका मास क्यों इंक्रीज हुआ। तो इसके लिए हम ऑप्शन बी पे चले जाएंगे, यानी कि 47 के लिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, कि जो असर्शन और रीजन बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि असर्शन की। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि द रीडिंग ऑफ आइडियल वोल्टमीटर इन ए सर्किट गिवन बिलो, कि इसके अंदर ये जो वोल्टमीटर दिखाई दे रहा है इसकी रीडिंग है वो क्या हो जाएगी। तो देखो, हमें यहाँ पर दो सेल नजर आ रहे हैं और वो दोनों के दोनों किसके अंदर है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर है। अगर हो सेल सीरीज में, किसमें हो, सेल सीरीज में हो, तब फॉर्मूला होता है उसका नेट इक्विवेलेंस ईएमएफ का, उसका फॉर्मूला होगा E1 प्लस E2 प्लस E3, और उनका नेट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि और आगे भी हो सकते हैं अगर आगे सेल मिले तो हमें। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर फॉर्मूला होता है E इक्विवेलेंस इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये कोई भी दो सेल के लिए है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि R2 E1 प्लस का
R1E2 डिवाइडेड बाय में R1 प्लस का R2, ये भी हो सकता है। इसी को रीअरेंज किया एलसीएम वगैरह लेकर के। तो आप ये याद रखें कि जो सेल है डिवाइडेड बाय उस ईएमएफ डिवाइडेड बाय उसका रेजिस्टेंस, दूसरे सेल की ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऐड कर दे और रेसिप्रोकल करके हम क्या कर दे, इंडिविजुअल का सम कर दे उसके रेजिस्टेंस का। तो इसके हमें रेजिस्टेंस नहीं, बस ईएमएफ निकालने हैं। तो इक्विवेलेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, E1 डिवाइडेड बाय R1 20 डिवाइडेड बाय 2, 20 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन में 1/2 प्लस के अंदर 1/1। यहाँ पर ऊपर एलसीएम ले लिया हमने, कितना 2 ले लिया, 20 प्लस का कितना होगा 28 डिवाइडेड बाय, नीचे भी एलसीएम 2 ले लिया, 1 प्लस का कितना होगा 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ई इक्विवेलेंस इज इक्वल टू, इसको ऐड कर दिया 48 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 3 और 3 16 3 जा कितना होगा 48। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे लिए 16 वोल्ट आ गई। ये रीडिंग आ गई किसकी, वोल्ट मीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ देन रेजिस्टेंस विल बिकम, यानी कि क्या कह रहा है कि एक वायर है उसको हमने क्या किया, स्ट्रेच किया। पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था, उसमें मैंने बताया था कि आप जब भी कोई स्ट्रेच वर्ड आ जाए या कंप्रेस वर्ड आ जाए तो उसकी लेंथ बढ़ाएगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतना ही क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसने बोला कि एक वायर है उसका रेजिस्टेंस है 1 ओम और क्या किया, उसको स्ट्रेच करके डबल लेंथ कर दी। पहले लेंथ एल थी उसकी, अब जो लेंथ होगी उसकी कितनी होगी 2L होगी, एल डैश बोल दिया। फिर क्या हुआ, हुई पहले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए था, अब क्या हो गया उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A/2 हो गया। जैसे लेंथ बढ़ाऊंगा वैसे वैसे उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। फिर नया रेजिस्टेंस R डैश वो क्या होगा, तो R डैश इज इक्वल टू रो L डैश डिवाइडेड बाय में A डैश और L डैश और A डैश की वैल्यू पुट कर दूं 2L डिवाइडेड बाय A/2। R डैश की वैल्यू कितनी आ गई 4 रो L अपॉन के अंदर A। अब ये क्या है, अभी ये हमारा पहले वाला रेजिस्टेंस 1 ओम, यानी कि जो R डैश है वो कितना आ गया 4 ओम आ गया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला, वोल्ट पर मीटर इज द यूनिट ऑफ, वोल्ट पर मीटर है वो किसकी यूनिट होती है। 1 बाय 1 के सब की चेक कर रहे हैं। देखो पोटेंशियल है, पोटेंशियल की ऐसा यूनिट क्या मिलेगी हमें, वोल्ट मिलेगी, और जिसका सिंबल है ऐसे V मिलेगा। इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर होता है, और जिसका सिंबल हमें A मिलेगा। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दो फॉर्मूले लिखा हूं, एक तो E इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई Q, दूसरा फॉर्मूला एक होता है ES इज इक्वल टू माइनस DV डिवाइडेड बाई DR, जहां पर हम 12th क्लास में पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ते हैं वहां पर। और एक ये स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पढ़ते हैं, फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। अगर फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज करूंगा तो न्यूटन पर कूलम है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ऐसा यूनिट। यहां से अगर इस रिलेशन से देखूं जो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में है, तो इससे क्या आएगा, वोल्ट पर मीटर आ जाएगी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट। ऑप्शन हमारे लिए कौन सा हो जाएगा, बी इज द करेक्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की क्या यूनिट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी एनर्जी आ जाए तो उसकी यूनिट हो जाएगी जूल। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, what will be the power consumed by a 25 ohm wire if it is put across a mains of a 250 volt। यानी कि बोल रहा है कि पावर है वो कितनी होगी एक वायर के द्वारा जब उसका रेजिस्टेंस दे रखा है कितना 25 ओम और पोटेंशियल दे रखा है उसका 250 वोल्ट। तो हम पावर के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। पोटेंशियल कितना 250 मल्टीप्लाई 250 उसका स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस उसका कितना है 25 को कैंसिल आउट कर दूंगा, कितना आ जाएगा 25 से कैंसिल आउट किया 10, यानी कि 2500। अब ये आंसर आया वोट के अंदर, किलो वोट के अंदर कन्वर्ट करूं तो इसको क्या कर दो 1000 से डिवाइड,
कितना आ जाएगा 2.5 किलोवाट। तो 2.5 किलोवाट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, यानी कि ये भी एनर्जी की यूनिट होती है 1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट ईवी, ये किसके बराबर होगा भाई 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और यहाँ पर क्या आ जाएगा जूल। ऐसे ही मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, गीगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट और टेरा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। मेगा के लिए हम 10 की पावर 6 का यूज कर देंगे। तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। इन द सर्किट गिवन बिलो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ करंट फ्लोइंग इन अपर आर्म एंड लोअर आर्म, यानी कि इस जो अपर आर्म और लोअर आर्म है उसके अंदर जो रेजिस्टेंस करंट है, करंट फ्लो हो रहा है, उसका रेशियो क्या होगा। तो देखो जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, अभी पोटेंशियल सेम जाएगा। अगर यहाँ पर पोटेंशियल V है तो यहाँ पर भी हमारा पोटेंशियल कितना रहेगा, V रहेगा ना। तो हम मेन बात है किसका, रेजिस्टेंस का ही रेशियो कर दें। तो रेजिस्टेंस का ऊपर वाली आर्म के लिए रेजिस्टेंस कितना होगा, दोनों पैरेलल में रेसिप्रोकल करके क्या कर दो, सम 1 अपॉन R अपॉन 1 अपॉन R, रेसिप्रोकल करके इसका निकालूंगा तो कितना हो जाएगा R/2। पैरेलल में क्या होता है, जो मिनिमम रेजिस्टेंस होगा उससे भी क्या आएगा मिनिमम, और अगर सीरीज में हो तो जो हाईएस्ट है उससे भी क्या आ जाएगा ज्यादा, मोर। अब ये भी पैरेलल में है तो इनका क्या आ जाएगा Rp इक्वल टू क्या आ जाएगा R/3 आ जाएगा इनका, क्योंकि 3 है भैया। तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा भाई, सीरीज ऊपर वाले आर्म और नीचे वाले आर्म का। तो करंट का रेशियो बताना है, किसका बताना है, करंट का। तो हम रेजिस्टेंस का निकालेंगे, वो बेसिकली करंट का ही निकल करके आएगा R/2 डिवाइडेड बाई R/3। 3 क्या चला गया ऊपर और नीचे क्या आ गया 2R से R क्या होगा कैंसिल। तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा कौन सा 3/2। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी हम थोड़े और क्वेश्चन और करेंगे, ये एक 6-7 वीडियो या 8 वीडियो जितनी भी लंबी सीरीज चलेगी हम इसको कंटिन्यू में करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजिस्टेंस के ऊपर। देखो व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इन द गिवन सर्किट। जैसा कि इस आप डायग्राम में देख पा रहे हो, इस डायग्राम में जो नेट रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले हम सर्किट को एंड से सोल्व करना स्टार्ट करेंगे और वही अपना जो करंट की डायरेक्शन चला करके, सपोज करो कि इस साइड से हमने करंट चला लिया I, यहाँ पर 2 रास्ते हो गए, इस साइड में चला गया I1 और इस साइड में चला गया I2। अब वो I1 करंट इसके पास में भी गया और फिर I1 और I2 दोनों मिले और कितना करंट बना दिया, I बना दिया। इसका मतलब देखो अब इसमें क्या दोनों में सेम करंट जा रहा है, सेम करंट जा रहा है, तो ये किसके अंदर है, सीरीज के अंदर। सीरीज के अंदर है तो इनको दोनों को जोड़ करके मैं क्या बना दूंगा, एक नया रेजिस्टेंस बना दूं, और उस नया रेजिस्टेंस वो कितने ओम का होगा 2R का होगा। अब हमने क्या कर लिया, एक नया रेजिस्टेंस बना दिया भाई, और ये कितना है 2R है। अब ये दोनों किसमें है, पैरेलल में। अब पैरेलल में कैसे सोल्व करूंगा, 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन 2R प्लस में 1 अपॉन R। इसका एलसीएम ले लूं, एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, इसका एलसीएम आ गया 2R, 1 प्लस का 2, रेसिप्रोकल कर दूं क्योंकि हमें तो RP की पैरेलल के अंदर वैल्यू चाहिए, 2R अपॉन के अंदर क्या आ गया 3। यानी कि अब इन दोनों को मिला करके मैं क्या बना दूं, एक रेजिस्टेंस बना दूं, और उस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी 2R अपॉन के अंदर 3 ओम रहेगी। अब साफ साफ नजर आ रहा है, यहाँ से करंट I चलेगा तो तीनों के पास में सेम करंट जाएगा, सेम करंट जाएगा तो तीनों किसमें, सीरीज में। अब सीरीज में कैसे सोल्व कर दूंगा, रेजिस्टेंस सीरीज में डायरेक्ट ऐड करते हैं, R प्लस 2R/3 प्लस के अंदर कितना R, एलसीएम ले लूं इसका, 3 एलसीएम ले लिया, कितना आ गया भाई 3R प्लस का 2R प्लस का 3R, 2 और 3 5 और 3 8, यानी कि कितना आ गया 8/3R नेट रेजिस्टेंस आ गया इस पूरे सर्किट का, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द ग्राफ ऑफ द पोटेंशियल एंड द करंट इज, यानी कि ओम्स लॉ क्या कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, मैकेनिकल स्ट्रेन को भी क्या रखें कांस्टेंट रखें। ओम्स लॉ क्या कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वायर। यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इनके बीच में अगर एक की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो दूसरे की वैल्यू बढ़ेगी। इसका मतलब क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी,
इसका जो ग्राफ है वो ऐसे बन करके आएगा, करंट पोटेंशियल, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन, और जो कि कहां से पास थ्रू होकर के जाएगी, ओरिजिन से। तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये ओम्स लॉ क्या कहता है कि करंट और पोटेंशियल एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस। हम आज की वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आगे आप ये जो एक सीरीज चल रही है उसके ऊपर कंटिन्यू वीडियो अपलोड होंगी, तो आप देखते रहिए और मेहनत करते रहिए, क्योंकि आज कंपटीशन है और कंपटीशन के साथ साथ में अपने आप को खुद को ग्रो करना है, न कि किसी दूसरे को देख करके कि वो क्या कर रहा है या फिर हम क्या करें। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अपना देखें। और टिल देन स्टे ट्यून्ड विद 18 एरा। थैंक यू।